नमस्कार। हम राष्ट्रीय आपदा के दौर से गुजर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट तक कह रहा है और अस्पतालों के आसपास ऑक्सीजन को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। ऑक्सीजन की इतनी घोर कमी तो कई डॉक्टर्स ने अपने जीवन काल में नहीं देखी। तड़पते मरीज और परिजन सरकार से रो रो कर ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं। अस्पताल भी बढ़ती संख्या से बेहाल किसी तरह मरीजों को बचाने में जुटे हैं। आज दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में तो बाहर स्ट्रेचर पर शवों के ही बगल में मरीजों का इलाज किया जा रहा था। ऑक्सीजन दी जा रही थी, अंदर जगह की कमी जो थी। उधर गाजियाबाद में एक गुरुद्वारे ने सड़क पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कर मरीजों को ऑक्सीजन दिया। किसी को तो कार में और किसी को एक कुर्सी पर बैठाकर ऑक्सीजन दिया गया। दिल्ली के प्रतिष्ठित सर गंगाराम अस्पताल में भी आज सुबह खबर आई कि 25 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल ने कहा कि वे गंभीर रूप से बीमार थे, कोविड से संक्रमित थे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से भी तो गंगाराम अस्पताल जूझ ही रहा था। बहरहाल देश के तमाम राज्यों और अस्पतालों से जैसे यही एक आवाज में ऑक्सीजन की उठ रही थी कि ऑक्सीजन दे दीजिए। इस सवाल पर आज प्रधानमंत्री ने 11 कोविड प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात की। इस बातचीत से क्या निकला? हल या कदम तो बाद में सामने आए, लेकिन सियासत पहले सामने आ गई। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी थे। उन्होंने अपनी बात को इस कार्यक्रम के दौरान लाइव प्रसारित भी करवा दिया। इस पर किसी और ने ही नहीं, सीधे प्रधानमंत्री ने उनको टोका, कहा कि ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। आइए सुनते हैं। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। तो सवाल क्या सिर्फ प्रोटोकॉल का था? क्या खराब हालात का ठीक रख किस पे फोड़ा जाए, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल था। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि केजरीवाल सियासत कर रहे हैं। केंद्र सरकार के सूत्रों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल कोविड के हालात से निपटने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने ऑक्सीजन एक्सप्रेस की चर्चा की, लेकिन इसके बारे में रेलवे से बात नहीं की। उनको शायद पता ही नहीं था कि विमान से ऑक्सीजन लाने की बात पहले ही हो चुकी थी। अरविंद केजरीवाल वैक्सीन की कीमतों को लेकर झूठ फैला रहे हैं। वो कोविड से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं ये उन्होंने नहीं बताया, बस सियासत के लिए अपना भाषण लाइव कर दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली भर में चरमराती अस्पतालों की व्यवस्था पर ध्यान खींचने के लिए क्या करते? जो उन्होंने कहा उसमें एतराज लायक क्या था? बहुत संभव है राजनीति में श्रेय लेने की जो होड़ है उसमें उन्होंने सोचा होगा कि उनका लाइव भाषण ज्यादा रंग लाएगा, लेकिन वो दिल्ली के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली को ऑक्सीजन दें, यहाँ हालात गंभीर हो चुके हैं, हम लोगों को मरने नहीं दे सकते। यही हालात रहे तो दिल्ली में बड़ी त्रासदी हो सकती है। बाद में उन्होंने भाषण लाइव करने पर खेद भी जताया, कहा कि लाइव ना करने का निर्देश नहीं था। जाहिर है अरविंद केजरीवाल के इस भोलेपन के पीछे भी एक सियासत है, लेकिन पहले सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल में जो हालत बने हुए हैं वो अब देखे नहीं जाते। लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं सर। पूरी पूरी रात हम सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। इनका मुख्यमंत्री होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। डर लगता है कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ईश्वर ना करे अगर ऑक्सीजन ना मिलने से कुछ अनहोनी हो गई तो हम सब कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी, कोरोना से देश को बचाने के लिए एक नेशनल प्लान बनना चाहिए। इस नेशनल प्लान के अंतर्गत
देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को तुरंत आर्मी के जरिए केंद्र सरकार टेक ओवर करे। लगभग 100 टन ऑक्सीजन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से आनी है। हम परसों से, जब से कोटा बढ़ा है, हम कोशिश कर रहे हैं उस ऑक्सीजन को दिल्ली लाने की। मेरा आपसे निवेदन है कि यहां से ऑक्सीजन अगर हो सके तो हमें हवाई जहाज से उपलब्ध करवाई जाए। तो इस बैठक में प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा, इस बारे में बाद में पीएमओ ने प्रेस रिलीज भी जारी किया और इस रिलीज के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर काम करेंगे तो संसाधनों की कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन टैंकरों को जल्द लाने ले जाने के लिए रेलवे और वायुसेना को लगाया गया है। उन्होंने ये भी अपील की कि राज्य जरूरी दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी से सख्ती से निपटें और ये जानकारी भी दे डाली कि केंद्र ने राज्यों को 15 करोड़ के टीके मुफ्त में दिए हैं। तो मुख्यमंत्री की बैठक में बेशक ऑक्सीजन को लेकर चर्चा हुई, लेकिन सियासत भी पीछे नहीं रही। इसलिए उठ रहे सवाल, क्या हम कोविड जैसी बीमारी से लड़ते हुए भी आपस में ही लड़ते रहेंगे? क्या हम अच्छा नेता देखने की होड़ में ही लगे रहेंगे या महामारी से मिलकर मुकाबला करेंगे? हमारे साथ आज 3 बेहद खास मेहमान हैं। आपको बता दें, हमारे साथ हैं राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से, विजय जौली हमारे साथ बीजेपी से और विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघव, मैं पहले आप ही के पास आऊंगी और आपसे समझना चाहूंगी, अरविंद केजरीवाल का उद्देश्य क्या था अपने इस वक्तव्य को लाइव प्रसारित करने का? ये सबसे पहले जो लोग आपत्ति इस विषय पे दर्ज करा रहे हैं, निधि जी, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या कोई लिखित या मौखिक आदेश इस प्रकार का था कि जो इस बैठक में चर्चा होगी वो बाहर नहीं आएगी बात? आज तक तो कभी भी इस प्रकार के कोई लिखित या मौखिक आदेश नहीं दिया गया। यहां तक कि निधि जी, देश के प्रधानमंत्री खुद जब इस मुख्यमंत्रियों की बैठक को बुलाते हैं और अंत में जब अपना भाषण देते हैं, अपने विचार सामने रखते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण वो हर बार ANI के जरिए से हर न्यूज चैनल पर चलवाते हैं। बल्कि मैं तो NDTV लगाता हूं, अक्सर आप ही के चैनल पर देखता हूं उनके इस भाषण को। तो प्रधानमंत्री जी ने कोई प्रिविलेज का उल्लंघन किया या प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया? दूसरी चीज, एक पारदर्शी तरीके से, पारदर्शिता के भाव से अगर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बिल्कुल गैर राजनीतिक बयान अपने प्रधानमंत्री के सामने रखे, झोली फैलाए और अपने 2 करोड़ दिल्ली वासियों के लिए ऑक्सीजन की मांग करें क्योंकि उनकी सांसें उखड़ रही हैं, तो क्या इसे इस प्रकार की बहस में उलझाना उचित है? मैं पूछना चाहता हूं कि उसमें आपत्ति लायक क्या विषय उन्होंने उठाया? उन्होंने तो बहुत सरल से झूली फैलाकर अपने ही प्रधानमंत्री से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से ऑक्सीजन की मांग करी। आज परिस्थितियां दिल्ली में कुछ इस प्रकार की बनाई हैं कि दिल्ली के अंदर आज ऑक्सीजन की मार है, त्राहिमाम हो रहा है और केंद्र सरकार का दायित्व है कि हर राज्य को उचित पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले। राघव, आप ये बात सही कह रहे हैं। अब मैं विजय जौली को लाऊंगी क्योंकि दायित्व तो तमाम सरकारों का है, केंद्र का भी है, राज्य सरकारों का भी है, इस पर मैं आऊंगी। विजय जौली जी, अरविंद केजरीवाल अगर लाइव प्रसारित करते भी हैं तो इसमें आपत्तिजनक और इतना बवाल बनाने की क्या आवश्यकता थी? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक प्रोटोकॉल की बात की और मैं इस बात को एप्रिशिएट करता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, अरविंद केजरीवाल ने समय की नजाकत को देखकर क्षमा भी मांगी। इसलिए मैं इस बिंदु को राजनीति का जामा नहीं पहनाना चाहता हूं। हालांकि राघव चड्ढा जी हमेशा त्रासदी के समय हो, दिक्कत के समय हो, ये आरोप और प्रत्यारोप लगाने में माहिर है। लेकिन मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं, अप्रैल के पहले सप्ताह में जब दिल्ली सरकार का ये अनुमानित आंकड़ा था कि दिल्ली को 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, 19 तारीख और 18 तारीख को जिस प्रकार से मुख्यमंत्री एक भाषा बोलते हैं, राघव चड्ढा नेशनल प्रवक्ता होने के नाते एक भाषा बोलते हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एक बात बोलते हैं और 7 साल दिल्ली में सत्ता में रहने के बाद ये एक भी ऑक्सीजन की नई फैक्ट्री का शुरुआत नहीं कर सके। इसलिए जिस प्रकार का राजनीति में आम आदमी पार्टी के नेता और इनकी सरकार रहती है, इस प्रकार की परिस्थितियां आनी स्वाभाविक थी। और मैं इनको यह भी बताना चाहता हूं, हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है और उस स्टेट सब्जेक्ट के नाते इस सरकार ने
क्या ये पहले से अनुमान नहीं लगाया था? विजय जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ, ठीक है, आपका जो आरोप है, हर बात के लिए केंद्र की सरकार को दोषारोपण करना मानो आम आदमी पार्टी की एक हर रोज की एक एंटिक्स बन के रह गई है। विजय जी, दोषारोपण की बजाय अगर इस समय अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री लाइव प्रसारित भी कर रहे थे, क्योंकि हम एक राष्ट्रीय आपदा के दौर से गुजर रहे हैं, क्या उनके इस बात की अनदेखी की जा सकती थी? क्या उसको इग्नोर किया जा सकता था? उस पर केंद्रित होना, उस पे एक तरह से खिन्न मन से सामने आना, वो अपने आप में क्या संदेश देता है? देखिए, मैं आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जिस संयुक्त प्रयास और संयुक्त राजनीति की बात करी, जिस प्रकार से उन्मुक्त मन से देश के प्रधानमंत्री ने केंद्र द्वारा राज्यों को पूर्ण सहयोग और समर्थन की बात करी, जिस प्रकार से उन्होंने विभिन्न राज्यों से एयरफोर्स और रेलवे के द्वारा ऑक्सीजन को मुहैया करवाने की बात करी, पूरे देश के अंदर अगर 7,000 मीट्रिक टन गैस का उत्पादन होता है तो 6,600 मीट्रिक टन विभिन्न राज्यों को आवंटित करने का निर्णय। विजय जी, मन तो ये है कि आपको बताऊं कि आप सबने ये मुलाकात बहुत देरी से की है। विनोद अग्निहोत्री हमारे साथ है। विनोद जी, जो जमीन पर हो रहा है और जिससे हमारे देश के लोग गुजर रहे हैं, क्या ये बैठक ही बहुत देर से नहीं हुई? क्या ये बैठक ही 1 महीने पहले नहीं हो जानी चाहिए थी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। विजय जी, मैं आऊंगी, पहले विनोद जी से बात कर ले, फिर मैं आऊंगी जी। देखिए निधि जी, निश्चित रूप से कोरोना को लेकर के हमारे यहाँ शुरू से ही देरी हुई, वो चाहे पहला पिछले साल 2020 में लॉकडाउन लगाने का वक्त हो या अब हो। कोरोना को लेकर के हमने श्रेय तो सबने लिया अपने अपने तरीके से, लेकिन जो तैयारियां होनी थी वो बिल्कुल नहीं हुई, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करने का जो समय मिला था उसको हमारे सारी सरकारों ने, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकारें हो, सबने उसको गंवा दिया और ये सामने आ गया। अब सवाल ये हो गया है कि एक दूसरे पर आरोप लगाने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है वो राजनीतिक युद्ध में बदलता जा रहा है। ये जो दिल्ली की बात है, जो ऑक्सीजन की बात हम लोग कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन राजनीति की बात हो रही है, अभी अरविंद केजरीवाल ने जो बैठक में कहा कि ऑक्सीजन रोकी जा रही है तो राज्यों में, दिल्ली में जो ट्रक आ रहे हैं उनको, टैंकर आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है, तो भाई कौन रोक रहा है? नंबर एक, ये बड़ गड़बड़ है। दूसरी बात यह है, मैं इसमें एक आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि कायदे से देखिए, हरियाणा में 4 प्लांट हैं ऑक्सीजन के, प्रमुख प्लांट हैं, जिनसे हरियाणा को और दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। ये पता लगाना चाहिए कि पिछले 3-4 दिनों में उन प्लांटों में कितना उत्पादन हुआ ऑक्सीजन का और कितने ऑक्सीजन जो है वो किस राज्य को कितनी दी गई, तो सारी तस्वीर सामने आ जाएगी। और इसलिए जो है मुझे लगता है इसको लेकर के केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी हो रही है, और कालाबाजारी अगर हो रही है तो उसके पीछे कौन लोग शामिल हैं? इस समय ऑक्सीजन की जरूरत सबको है। तो मुझे लगता है कि बजाय एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने के, इसकी जांच की जाए कि ऑक्सीजन के जो प्लांट हैं पूरे देश में, उनका उत्पादन कितना हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उसकी आपूर्ति कहाँ हो रही है, ये जानकारी भी होनी चाहिए। ये बातें तो आप कह रहे हैं ना, ये निकल कर नहीं। राघव, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जो मुख्यमंत्री ने किया और जो हमने सियासत का उन पर आरोप झेला, संदेश क्या गया इससे? संदेश क्या ये गया कि मुख्यमंत्री ज्यादा सीरियस हैं दिल्ली के अस्पतालों के बारे में? क्या वो उनकी अनदेखी कर रहे थे अब तक, इसलिए उनको ये लाइव प्रसारित करना पड़ा? आप ये बताइए जरा। देखिए आज निधि जी, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं। हमारे सामने विषय आज ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर है। आज हमारे सामने विषय ये नहीं है कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा और उसका प्रसारण किस प्रकार किया, क्या ये विषय है? मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं, आज सभी इस पे चर्चा कर रहे हैं। और अगर कर रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जब प्रधानमंत्री जी को इस पे कुछ आपत्तिजनक लगा, उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा, मुख्यमंत्री जी ने बड़े आदर सहित कहा कि मैं इस पे खेद व्यक्त करता हूं, अगर आपको ऐसा लगा तो नहीं करेंगे। लेकिन इसमें पारदर्शी तरीके से अगर कोई व्यक्ति अपनी बात रखता है तो प्रधानमंत्री जी भी खुद रखते हैं। इसमें गोपनीय तो कोई चर्चा नहीं थी, कोई नेशनल सीक्रेट पे चर्चा नहीं हो रही थी, नेशनल कैलेमिटी पे, नेशनल आपदा पे चर्चा हो रही थी। राघव, ये इसलिए सवाल उठे, मैं बताती हूँ आपको, इसलिए क्योंकि प्लेटफॉर्म ऐसा था, मेरे को बोलने दीजिए, प्रधानमंत्री बैठे हुए थे, मुझे बोलने दीजिए ना। नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ, हम प्रधानमंत्री पे सवाल उठाएंगे तो हम अपने मुख्यमंत्रियों पर भी सवाल उठाएंगे, क्योंकि जिस हम राज्य में रह रहे हैं, जिन प्रदेशों में रह रहे हैं, जहां से रिपोर्टर सवाल जमीनी हकीकत भेज रहे हैं,
आप देखते अगर होंगे एनडीटीवी तो हम पे तो सवाल उठाते हैं कि आप क्यों जमीनी हकीकत ऐसे दिखा रहे हैं। नहीं, अस्पतालों जी मैं ये कह रही हूँ कि क्या जो ये आरोप लग रहा है सीएम पे जो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया, क्या वो सही है? नहीं, आप दो अलग चीजें हैं। आप सवालों को दोनों को जोड़िए मत। स्पष्ट हो गया, हम इस बहस में आगे बढ़ते हैं। एक तो अस्पतालों के बेड की बात है, अस्पतालों की व्यवस्था की बात है, उस पर मैं आऊंगा, उस पर समय दीजिएगा जवाब देने का। जहां तक मुख्यमंत्री जी के इस प्लेटफॉर्म पे बात रखने की बात है और उसका प्रसारण होने की बात है, मैंने आपको बता दिया, ना कोई गोपनीय बात उन्होंने कही, ना आपत्तिजनक बात कही, ना कोई राष्ट्रीय रहस्य उन्होंने लीक कर दिया, ना उन्होंने कोई ऐसी बात कही जो नहीं कहनी चाहिए थी। गैर राजनीतिक बयान, 2 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री ने झोली फैलाकर अपने देश के प्रधानमंत्री से अपने लोगों की सांसों की रखवाली करने के लिए ऑक्सीजन की मांग करी। हिंदुस्तान में इस समय डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है। बड़ा आसान है न्यूज चैनल पर आकर ये चिल्लाना कि राज्य का विषय है स्वास्थ्य, हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट एक्सेट्रा। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से निधि जी सुन लीजिए, मैंने आपके सारे सवाल सुने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं विजय जॉली, पारदर्शिता की क्या कोई जगह नहीं है? निधि जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। अच्छा ठीक है, पूरी कीजिए बात तो पूरी होने विजय जॉली जी। 1 मिनट पहले राघव को पूरी करने दीजिए अपनी बात। जी राघव, देखिए मैं आपको पूरी स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूं, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा कि राज्य तक ऑक्सीजन पहुंचाना और पर्याप्त मात्रा में पहुंचाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य के भीतर आकर उसका वितरण करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। और मैं बस एक चीज आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर निधि जी 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है। बिल्कुल हम सुन चुके हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं 480 कम है। मैं बिल्कुल जानती हूं आपकी इस बात को। विजय जॉली, क्या पारदर्शिता अगर होती है सामने, अगर एक मुख्यमंत्री लाइव प्रसारित भी करते हैं, वो अपनी राज्य की समस्या सामने रखते हैं, पारदर्शिता पे क्या सवाल उठना चाहिए? देखिए, आप पारदर्शिता की बात करते हैं, राघव चड्ढा जी काम करने की बात करते हैं, क्या ये सच नहीं है? 7 जून 2020 को दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कहा था दिल्ली के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में केवल और केवल दिल्ली के नागरिकों की रक्षा की जाएगी और उनकी मेडिकल सेवाएं उनको दी जाएंगी। और ये क्या सेम मुख्यमंत्री नहीं है जिन्होंने 22 अप्रैल 2021 को कहा इस कोरोना महामारी के समय सभी स्टेट्स को मिलजुल के काम करना चाहिए? कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं और मीडिया को सेंट्रिक कर झोली पे बिठाने की बात करते हैं। इन्होंने 7 साल में कितने नए अस्पताल खोले, कितने नए वेंटिलेटर लाए, कितने नए अस्पतालों को इन्होंने क्रिएट किया, कितनी स्वास्थ्य सेवाओं को इन्होंने चुस्त और दुरुस्त किया। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर इन्होंने कौन सी पहल लेकर दिल्ली के लोगों की जान माल की हिफाजत करने की बात करी? और ये मैं उनके कहते हुए बिल्कुल बुराई नहीं है कि हेल्थ इज विजय जी, क्या आपको दुख नहीं होता इस बात पे? विजय जी, आज ये इस बात का ऐलान होता है कि विजय जी, आज इस बात का ऐलान होता है केंद्र की तरफ से कि एक सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। आज ऐलान होता है कि भैया एक एक्सप्रेस चलाई जाएगी, ऑक्सीजन एक्सप्रेस। आज जाके तमाम चीजें ऐलान होती है, आप जाके बैठक हो रही है, जबकि हमारे लोग पिछले 15 दिन से राज्यों से ऐसी खबरें आ रही हैं, शमशान घाटों से तस्वीरें आ रही हैं, हमें कहा जा रहा है कि आप भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, आप तकलीफ दे रहे हैं, आप क्यों ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं? 15 दिन से जब त्राही मच गई, जब अब खबरें छुपा नहीं पाए, शमशान घाटों की तस्वीरें नहीं छुप पाई, तब जाके आज जाके कंट्रोल रूम बनता है। ये कितनी दुखद स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम एक राष्ट्रीय आपदा से गुजर रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आज जो कहा, संयुक्त प्रयास और संयुक्त राजनीति की आज जरूरत है, मिलजुल के काम करने की। और हम अरविंद केजरीवाल जी ने क्या बयान दिया? उन्होंने जो बयान दिया उन्होंने माफी मांग ली, दैट इश्यू इज ओवर। आज जरूरत है झूठी अफवाहों से बचने की, लोग नहीं घबराएं, इसकी जरूरत है। ऑक्सीजन की पूर्ण आपूर्ति हो, इसकी जरूरत है। पानीपत से दिल्ली जो ऑक्सीजन के सिलेंडर आ रहे थे उनको जो रास्ते में रोका गया, आपूर्ति की बातें तो नेता करते हैं कि उनको जमीन पे काम करना है, लेकिन होता नहीं है ना। पिछली बार की क्या हम इस बारी वेव के लिए क्यों नहीं तैयार थे? और ये सवाल राज्य सरकार से भी होगा और केंद्र सरकार से भी होगा। विनोद जी, आप कहना चाह रहे थे? जी देखिए विजय जॉली जी, आज इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक खबर छपी है और बाकायदा बड़ी ऑथेंटिक खबर है कि अप्रैल 2020 में
और अक्टूबर या नवंबर 2020 में बाकायदा जो कोविड का जो टास्क फोर्स है उसने सरकार को यह आगाह कर दिया था कि ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है, ऑक्सीजन की भारी कमी है, हो सकती है अगर कोविड का प्रकोप हुआ। ये बाकायदा मिनट्स ऑफ द मीटिंग में है, वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग छपे हुए हैं। और वो केंद्र सरकार द्वारा गठित कोविड टास्क फोर्स था, उसने जो है आगाह किया था। लेकिन उसके बावजूद उस तरह के कोई प्रयास सरकार ने नहीं किए, सरकार हमारी जो है। और उसके अलावा राज्य सरकारें भी, मैं बार बार कह रहा हूं, राज्य सरकारों ने भी कोई प्रयास नहीं किया। दिल्ली ऑक्सीजन की कमी खाली दिल्ली में ही नहीं है, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। आप हम लोग तो टीवी में देख रहे हैं, मैं अखबार में अपने खबरें मंगा रहा हूं, हर जगह कहां ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन कमी नहीं है। दूसरी एक बात यह है कि ऑक्सीजन प्रोटोकॉल भी तय नहीं किया गया है। होता यह है, इतना पैनिक क्रिएट हो गया है कि जिसकी भी 94-92% पर ऑक्सीजन आती है वो भागता है अस्पताल की तरफ। इस पर आकर के कम से कम सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कितना ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा, तब जाकर के जो है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। इसकी भी स्पष्टता बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं, राजस्थान में हमारे एक डॉक्टर संजय गुप्ता है, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने प्रोटोकॉल तय किया हुआ है बांसवाड़े में कि वो 80 के आसपास जब ऑक्सीजन लेवल आता है तब वो अस्पताल भेजते हैं। तो यानी ये सब चीजें स्पष्ट रूप से पहले से तैयारी करके सरकारों को आना चाहिए था। ये तो वो हो गया जब बारिश शुरू हो गई तब आप छप्पर छाने के लिए खड़े हो गए। तो स्थितियां ये हो गई है। जिम्मेदारी राघव के पास आऊंगी। राघव, मुख्यमंत्री ने भी जो अपनी बात कही वो भी बहुत देर से कही। मुख्यमंत्री के पास अलग बहुत प्लेटफॉर्म है। अरविंद केजरीवाल लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, बात कहते हैं, संपर्क में रहते हैं, संवाद में रहते हैं, लेकिन दिल्ली के बिगड़ते हालात भी उन्होंने काफी लंबे समय तक देखे। उनको पहले ही अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए थी। आपको, मुझे नहीं लगता पूरी जानकारी है निधि जी। मुख्यमंत्री जी ने आज से कई दिन पहले, इनफैक्ट हफ्ते 10 दिन पहले, केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि मेरे राज्य में ऑक्सीजन की कमी होने के आसार नजर आ रहे हैं, आप पुख्ता इंतजाम करिए। कई बड़े, मैं केंद्रीय मंत्रियों का नाम नहीं लूंगा, कई बड़े केंद्रीय मंत्रियों से उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की खुद लगातार दिन में दर्जनों बार ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर बात हुई। इनफैक्ट आपने कल देखा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने फोन पे बात करी, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उन सबको फोन किया और मदद मांगी। कृपया कर इस प्रकार का भ्रम ना फैलाएं कि हम बड़ी देर से जागे। देखिए, ये एक महामारी है। अंग्रेजी में एक कहावत है, हाइंडसाइट इज ऑलवेज 2020। हम आज खड़े होकर अवश्य ये बात कर सकते हैं कि हम 10 दिन पहले ये कर लेते, 10 महीने पहले ये कर लेते, 10 साल पहले ये कर लेते। अगर हमें पहले पता होता तो हम वायरस ही ना आने देते भारत देश में। ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन आज जो परिस्थितियों से व्यक्ति सर पे कफन बांधकर जमीन पे लड़ाई लड़ रहा है वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है। और मैं आपको एक स्पष्ट चीज ये बता दूं, इस समय सभी को साथ आना पड़ेगा। अगर हम ऑक्सीजन की मांग करते हैं निधि जी, तो अगर भारतीय जनता पार्टी के भी, भगवान ना करे, किसी नेता को कोई परेशानी आए तो वो भी ऑक्सीजन के लिए इन्हीं अस्पतालों में आएंगे, दिल्ली में सभी लोग। बल्कि मैं बताऊं, इनके हरियाणा के, बीजेपी के, यूपी के बड़े बड़े नेतागण अगर अपना इलाज कराने किसी राज्य में आते हैं तो दिल्ली में ही आते हैं। दिल्ली को चाहे जितना मर्जी ये लोग पोसें। एक विषय। दूसरा विषय, आज भी हम एक परेशानी फेस कर रहे हैं और परेशानी ये है कि ऑक्सीजन में की जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरीके से डिसरप्ट हो गई है। सप्लाई चेन से मेरा मतलब यह है कि एक राज्य के अंदर अगर ऑक्सीजन बनाने वाला प्लांट है, उस प्लांट से ट्रक को निकलने नहीं दिया जाता है। वहां की जो राज्य सरकार है वो उस प्लांट पे कब्जा कर अपनी खपत के लिए उस ऑक्सीजन को ले लेती है। फिर उसने जिस राज्य में जाना होता है उस राज्य में कमी हो जाती है। वो राज्य अपनी खपत को सारा ले लेता है, वो दूसरे राज्य में नहीं जाने देता, फिर तीसरे राज्य में दिक्कत हो जाती है। इस प्रकार से करते 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 उत्तर भारत में और एक बहुत बड़े तबके में भारत देश के राघव, आपकी बात बिल्कुल सही है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए केंद्र सरकार को, और तमाम 6-7 जो हाईकोर्ट से हमारे लगे हुए हैं, और वो उसका भी संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया, और तब जाकर ये राष्ट्रीय आपदा वाली बात सामने आई। लेकिन विजय जॉली जी, जो सवाल ये आता है कि इससे हासिल क्या हुआ? आज जाकर नेशनल प्लान की बात आती है कि जब प्रधानमंत्री ने क्या कहा होगा उसमें, तब जाकर नेशनल प्लान की एक राष्ट्रीय का पूरा होगा। बहुत देर नहीं हो गई क्या विजय जॉली जी? कितने हमने लोगों को अपने गवा दिया है, अपने नागरिकों को जो बेहद लगाव है जिनका आपकी सरकार से, तमाम सरकारों से, जो अपने नेताओं को सर पे बिठा के, आंखों पे बिठा के रखते हैं। आज जाकर हम नेशनल प्लान की बात कर रहे हैं। देखिए, ये भी सच्चाई है कि इस आपदा का जो क्वांटम होगा, उसका लेवल इतना भयानक होगा। मुझे नहीं लगता कि इसको ब्यूरोक्रेटिक लेवल के ऊपर या राजनीतिक लेवल के ऊपर इसका सही आकलन पहले से हुआ है। अगर मैं राजनीति को परे हटके करूं
दिल्ली के अंदर जो लाइफ देश में, मैं सेविंग तो देश की भी बात कर रही हूँ, दिल्ली उनकी तो हमारा कालाबाजारी होना। और मैं आपके माध्यम से राघव चड्ढा जी के डोमेन में एक विषय को लाना चाहता हूं जो बड़ा ही गंभीर है। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने इस कोरोना महामारी के चलते ब्रिजिंग द गैप फाउंडेशन क्रिएट कर लोगों से उसमें पैसा इकट्ठा कर लोगों की सहायता करने का प्रपंच भी रचा है। इसको ध्यान से सुनिएगा। ये इस महामारी आप जब बात करते हैं दिल्ली के अंदर गौतम गंभीर मेडिसिन की कालाबाजारी की, जब आप बात करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स की, आप कोई आरोप लगाएंगे, जब आप कोई आरोप लगाएंगे तो फिर उसका जवाब भी सुनिए। वो पलट कर आरोप आप पे लगा रहे हैं, आपके सांसद के पास वो दवाई कैसे थी जो दिल्ली के बाजारों में नहीं थी, दुकानों से गायब थी। गौतम गंभीर ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कि मेरा चलिए की कालाबाजारी कर रहे हैं, उसकी होर्डिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ा आरोप तो गौतम गंभीर पे लगना चाहिए। गौतम गंभीर की गिरफ्तारी होनी चाहिए रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने और रेमडेसिविर की होर्डिंग करने के लिए। उनके पास कहां से ये दवाइयां आ गई? हजारों की तादाद में उन्होंने कैसे स्टॉक इकट्ठा कर लिया? राज्य सरकारों के पास हजारों की तादाद में ये दवाई नहीं है। दक्षिण गौतम दिल्ली गंभीर के के पास कहां से आई ये दवाई? मैं पूछना चाहता हूं आज, ब्रिजिंग द गैप फाउंडेशन पर गौतम गंभीर आपके सांसद पर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए कालाबाजारी का? किसी चैनल के ऊपर क्या आप ठीक है, ये बात आपने की, इसमें निकलना पड़ेगा। विनोद जी, विनोद जी, बहुत देरी हो गई है नेशनल प्लान बनाने के लिए। हालांकि अब बैठक हुई है, राह निकलेगी, अब नेशनल प्लान हो रहा है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी चल रही है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत देरी हुई। निश्चित रूप से बहुत देरी हो गई है और इतनी जाने जा चुकी हैं, तमाम लोग अस्पतालों में भर्ती हैं और अस्पतालों के बाहर भी कतार लगी हुई है, तो देरी तो हो गई है। लेकिन अब भी अगर ईमानदारी के साथ राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर के कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम बना के काम करे तो कम से कम जो लोग बचे हुए हैं उनको तो बचाया जा सकता है। या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा करके एक दूसरे पर और एक दूसरे से श्रेय लेने की होड़ में आप जो है पूरे सिस्टम को खराब कर देंगे। मैं तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी देश के सर्वोच्च नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, उनके नेतृत्व में सारे मुख्यमंत्रियों को पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए और राजनीतिक द्वेष विद्वेष छोड़ करके ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, हरियाणा के चारों प्लांटों में पिछले 4 दिन में कितना उत्पादन हुआ इसकी जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि मेरे पास कुछ जानकारियां ऐसी मिली है कि कुछ गड़बड़ियां हुई, कुछ कालाबाजारी हुई है। तो इसको जो है अगर हरियाणा सरकार जो है बाकायदा जांच कराए अपने चारों प्लांटों की, कितना उत्पादन हुआ और कितनी आपूर्ति की गई, यही स्थिति सब जगह की जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इसके साथ ही ये जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, राघव चड्ढा जी और विजय जौली जी अपनी अपनी पार्टियों में इसको खत्म कीजिए। इस समय दिल्ली की जनता को, देश की जनता को मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों के साथ मिल करके काम करने की जरूरत है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिल करके काम करें। विनती कर रहे हैं, हम तो हाथ जोड़ के अग्निहोत्री साहब हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, बिल्कुल नेता साथ आकर लड़ाई लड़े। अगर मुख्यमंत्री जी के एक भाषण का प्रसारण होने पर बीजेपी को इतनी आपत्ति है तो आप उनके मन में हमारे लिए कितना द्वेष है, कितनी नफरत है, आप समझ सकते हैं। लेकिन हम फिर भी माफी मांगते हैं, झोली फैलाते हैं। दिल्ली वालों के लिए ऑक्सीजन दे दीजिए। हम लोग भी जद्दोजहद कर रहे हैं। रोजाना मैं आपको बताऊं, हमारे सारे अफसर, सारे मंत्री बैठकर, आपको पता है सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं? हम सब मिलकर सुबह से शाम तक सिर्फ ट्रक की मूवमेंट ट्रैक करते हैं। ये ट्रक वहां से निकला कि नहीं निकला, बॉर्डर पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अभी आपसे बात करते करते भी मुझे 4 फोन आ गए हैं जिनको मैंने अभी व्हाट्सएप कर जानकारियां दी हैं। ऐसी हालत बनाई है, ट्रक की मूवमेंट, हम सब लोग सारे काम अस्पताल चलिए राघव, आपके सुझाव, तमाम लोगों के सुझाव सामने हैं। विजय जौली जी आप आए, विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाकई में एक राष्ट्रीय आपदा, हम सबको मिलकर इस महामारी से मुकाबला करना है और राजनीतिक द्वेष कुछ समय के लिए छोड़ देना है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम मध्य प्रदेश से खास खबर दिखाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। एक तरफ मौतों का ग्राफ बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन की कमी है ही। अब अस्पताल प्रबंधन द्वारा गंभीर लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। साथ ही परिजन यहां ये भी कह रहे हैं कि उन्हें अपने जाने वालों के शव नहीं दिए गए। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। विदिशा में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज से यह शव वाहन निकला, तेजी से मुड़ा। मुक्तिधाम की ओर जा रहे इस जर्जर शव वाहन का गेट खुला और कोरोना से संक्रमित डेड बॉडी जो पूरी तरह प्लास्टिक में पैक थी, सड़क पर गिर गई।
होता है लापरवाही चल रही है। मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें जिसने देखी चौंक गया, अंदर से कांप गया। रिश्तेदार कह रहे हैं अस्पताल उनके शव नहीं दे रहा है। कथित तौर पर मौत की बड़ी वजह ऑक्सीजन की कमी भी बताई जा रही है। मेरे पिताजी की कल रात 8 बजे से डेथ हुई है, अभी तक डेड बॉडी का कुछ पता नहीं है सर। और यहाँ क्या व्यवस्थाएं चल रही है, क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, हमको कुछ भी जानकारी नहीं है। ऊपर पेशेंट को क्या मिल रहा है, कोई टेबलेट मिल रही है, इंजेक्शन मिल रहा है, कोई चीज की जानकारी नहीं है। हमारी माता जी शांत हो गई हैं, हाँ, लेकिन हमको देखने नहीं दे रहा है हॉस्पिटल वाले, ना मिलने दिया हमको। और हम आते हैं तो भगा देते हैं कि ठीक है, पता नहीं है हमको, तो ये भी पता नहीं है कि आज शांत हुई है कि कल शांत हुई है। अभी तक बॉडी नहीं दिया, ना बॉडी दी हमको, न देखने दिया, न मिलने दे रहा है हम लोगों को। हमारे परिजन की मृत्यु हो गई थी रात में 2:30 बजे। हाँ? हम सुबह 5 बजे से यहाँ पे हैं। हाँ? जिला प्रशासन ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की कि हमें हमारी डेड बॉडी परिजन की मिल जाए। हमसे बोला आधार कार्ड लेके आओ, बैठो, अभी वेट करो। प्रशासन मामले में गोलमोल जवाब देता रहा। हर कोई व्यक्ति जो है अपने परिजन की स्थिति जानने के लिए चिंतित है। उनकी चिंता स्वाभाविक भी है, लेकिन सभी लोगों को अंदर भेजा जाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए गेट लगा करके रखा जाता है। उनका आक्रोश इस बात पर भी था कि लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, अंदर जो हेल्पलाइन के लिए नंबर डाले हैं वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो चिकित्सक प्रायः इलाज में लगे होते हैं। उधर जबलपुर के गैलेक्सी हॉस्पिटल में भी देर रात ऑक्सीजन सिस्टम में आई खराबी की वजह से कई मरीजों की जान खतरे में आ गई। ये पुलिस वाले सिलेंडर लेकर दौड़े। अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर 31 से ज्यादा मरीज थे। आरोप है कि 5 की मौत हो गई। 1.5 घंटे तक यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी। रात को इसलिए उनको मालूम पड़ गया था, बहुत सारे पुलिस वाले इसलिए इकट्ठे कर गए थे, उनको मालूम हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। यहाँ कैसे लोग तड़प रहे थे, उनके व्हाट्सएप में क्लिप तक मिल जाएगी। और ये आज की बात नहीं है, 5 दिन पहले भी इनकी ऑक्सीजन खत्म हुई थी और कल भी खत्म हुई थी इनके पास। अभी तक जो हमको जानकारी मिली है कि यहाँ पे 5 पेशेंट जो एडमिट थे कोविड वार्ड में, उनकी डेथ हो गई है। और उनके परिजनों ने ये कंप्लेंट की है कि प्रॉपर टाइम पे उसको ऑक्सीजन सिलेंडर का बैकअप नहीं मिला है, या ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाई है। तो अभी उनके फैमिली मेम्बर से बात भी कर रहे हैं, क्योंकि वो कोविड का वार्ड है और कोविड में डेथ हुई है, तो उस प्रोटोकॉल के तहत, उस नियम के तहत उनकी डेड बॉडी हम शिफ्ट कर रहे हैं अंतिम क्रियाक्रम के लिए नगर निगम के थ्रू। और उन्होंने जो कंप्लेंट दी है उसकी हम जाँच कर रहे हैं। इससे तो मुझे ये समझ में आ रहा, भरे दिखा रहे हो, आपको कुल कितने सिलेंडर भरे, ये सारे भरे। सुबह घटना से नाराज कांग्रेस नेता अस्पताल पहुंचे, बाद में कलेक्टर दफ्तर में धरने पर बैठ गए। मध्य प्रदेश सरकार ने कल कहा कि ऑक्सीजन को लेकर गलत और भ्रामक जानकारी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसने ये भी कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर वो DRDO और केंद्र सरकार से बातचीत कर रही है, लेकिन सरकार से बस एक ही सवाल है कि जिनकी मौत ऑक्सीजन की कमी से हो रही है, उसको वो किस श्रेणी में रखती है या उसके लिए किसको जिम्मेदार मानती है। जबलपुर से संजीव, विदिशा से नावेद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।